हेलो प्रियंका। हेलो हेलो हेलो। शुरू करते हैं। जो आएगा आएगा। सोनी। सोनी माइक्रोबायोलॉजी से थी। हेलो सोनी। आर यू फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी? तुम ही ना था माइक्रोबायोलॉजी एमपी से, तुम ही था या कौन था? कल कोई नया आया था। तुम्हारा सब्जेक्ट क्या था? हेलो सोनी। व्हाट वाज योर सब्जेक्ट इन एमएससी? मास्टर्स में क्या था सब्जेक्ट? यस सर। करेक्ट करेक्ट। गुड इवनिंग। चलो ठीक है, समझ में आ गया। टी कंजर्वेशन, इन सब से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं ना वो पढ़ेंगे, कंजर्वेशन वगैरह। अब तक तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे, अब उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ो कि कंजर्वेशन कैसे होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, किस तरीके से कंजर्वेशन किया करोगे, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। ठीक है। जो कि आईयूसीएन के कैटेगरी 5 में जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनमें कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है। अब एक बायोस्फीयर रिजर्व का काम क्या होता है? एक तो लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट देन ए टिपिकल नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से थोड़ा बड़ा होता है। कौन? बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो नेशनल पार्क से थोड़ा बड़ा होगा, या तो एनिमल सेंचुरी से थोड़ा बड़ा बड़ा होगा। ठीक है। दैट ऑफन इंक्लूड वन और मोर नेशनल पार्क। ठीक है। मतलब एक दो नेशनल पार्क को अगर जोड़ दो तो एक बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। ठीक है। along with buffer zones that are open to some economic uses। ये भी है कि ऐसा नहीं है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स को तुम पूरा ब्लॉक करके रखोगे। इसमें क्या है? अलाउड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाउड है, जैसे कि टिम्बर का प्रोडक्शन हुआ या मेडिसिनल प्लांट्स का यूजेस हुआ, ये सब ना अलाउड है किसमें? बायोस्फीयर रिजर्व्स में। सर ईवीएस ही था। कहाँ से था ईवीएस तुम्हारा? हेमवती बहुगुणा कुछ ऐसा कॉलेज कहाँ से था तुम्हारा? वो तो शायद रिजवाना का था। ईवीएस कहाँ से था सोनी तुम्हारा? अब इसमें जैसे कि बोलता है कि प्रोटेक्शन इज गारंटेड not only to flora and fauna of the protected region but also to the human active communities। एम राज से हूँ। एम राज मतलब समझा नहीं। एम राज ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? फुल फॉर्म बताना थोड़ा। राजस्थान से। ओके। राजस्थान से क्या है पूरा? कॉलेज का पूरा नाम क्या है? तो ये ह्यूमन कम्युनिटी जो है इन एरियाज में जो इनहेबिट कर रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन? तुम्हारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये वहां पे पाए जाने वाले जो ह्यूमन है लोकल कम्युनिटीज है उनको भी प्रोटेक्ट करने की काम करता है। कौन? तुम्हारा बायोस्फीयर रिजर्व जो भी है। ओके। देन कम्स रिजर्व फॉरेस्ट। इसमें कंसेप्ट आता है रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दो तरीके की कैटेगरी है। एक आईयूसीएन 4 में है, एक आईयूसीएन 6 में है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटेक्शन अकॉर्ड, प्रोटेक्शन अलग अलग तरीके से होता है। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। शेखावती यूनिवर्सिटी पिलानी। ओके। सो दीज आर फॉरेस्टेड लैंड्स, ये सारे के सारे जो भी हैं दीज आर फॉरेस्टेड लैंड्स वेयर
logging, hunting, grazing, and other activities may be permitted on a sustainable basis. On a sustainable basis में to the members of certain communities. Certain communities को sustainable basis पे यहाँ पे क्या किया जाता है, वो कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। ठीक है, अलाउड किया जा रहा है लेकिन सस्टेनेबल बेसिस पे, कि नहीं कि तुम इतना अंधाधुंध कटिंग नहीं कर सकते हो, कुछ हद तक कर सकते हो। ठीक है, अब इन रिजर्व फॉरेस्ट एक्सप्लिसिट परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर सच एक्टिविटीज। अब रिजर्व फॉरेस्ट में तुमको परमिशन की जरूरत है। ठीक है, याद रखना। हमको लगता था कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में चाहिए परमिशन, बट नहीं, ऐसा नहीं है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट में तुमको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। ठीक है, ये सब एक्टिविटी करने के लिए। जबकि इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट such activities are allowed unless explicitly prohibited। ये अलाउड है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एक्टिविटीज अलाउड है, बट अगर बैन किया जाए तो नहीं अलाउड है। लेकिन अनलेस अगर बैन नहीं किया गया देन इट इज अलाउड। Thus, in general, reserved forests enjoy a higher degree of protection with respect to protected forest। सिंपल सी कहानी। मतलब अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसमें है, रिजर्व फॉरेस्ट में। रिजर्व फॉरेस्ट ग्रेटर प्रोटेक्शन देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से यहाँ पे ज्यादा प्रोटेक्शन है रिजर्व फॉरेस्ट में। ओके, ये चीज तो क्लियर है दिमाग में, ये चीज क्लियर रखना। इसके बाद आता है एक टर्म दैट इज कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सैक्रेड ग्रुप्स। अभी सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है ये समझो। सैक्रेड ग्रुप्स आर द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड आर कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड। ठीक है, जैसे कि हम हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें तुलसी को क्या किया जाता है, गॉडेस माना जाता है, और तुलसी के पौधे को पूजा भी की जाती है। करेक्ट, तुलसी को गॉडेस माना जाता है, तुलसी को पूजा भी किया जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें बनियन ट्री को, कोई ना कोई बनियन ट्री के नीचे तुमको क्या दिखेगा, कोई इष्ट देवी भगवान हो या कोई गॉडेस हो, कोई भी हो, ये सब क्या होता है, बनियन ट्री के नीचे दिखते ही हैं। इनकी मूर्तियां लगी रहती है या तो किसी पेड़ को पूजा कर लिया जाता है। तो इस तरीके की चीजों को सैक्रेड ग्रुप्स बोला जाता है। ठीक है, इनफैक्ट दीज आर रिजर्व बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंडर में इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो बनियन ट्री को काट सकती है, ठीक है, बट सोसाइटी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, सोसाइटी क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका वो इष्ट देवी है ना, इष्ट देवता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो सैक्रेड ग्रुप्स हैव ए स्पेशल काइंड ऑफ शिल्डिंग दैट is in these forest groups hunting animals, cutting down trees is not allowed। ठीक है ना। कहीं कहीं पे तुमने देखा होगा कृष्ण के धाम है, श्री हरि के धाम है, उन धाम में क्या होता है कि कुछ गार्डन बनाए जाते हैं। उन गार्डन्स में क्या होता है, उन गार्डन्स में वो पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि नहीं, रात में कृष्ण भगवान और वो राधा जी आते हैं, वो झूला झूलते हैं। तो क्या उन पेड़ों को तुम काट सकते हो, नहीं काट सकते, क्योंकि ये तो विश्वास है कि भगवान आते हैं, भगवान वहां रहते हैं। तो क्या है उस तरीके, वो उन सबको क्या बोला जाएगा, उन सबको सैक्रेड ग्रुप्स बोला जाएगा। ठीक है, तो दीज ग्रुप्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। हर जगह में है ये,
हर छोटे कस्बे, हर छोटे जगह पे ये मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, इंडिया हैज मोर देन 14,000 सेक्रेड ग्रुप्स। ये तो रजिस्टर्ड है, ये 14,000 तो रजिस्टर्ड है, जिनके बारे में मतलब गवर्नमेंट को पता है। ऐसे तो अनगिनत है, बट 14,000 जो है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है। Sacred groups are considered the most remarkable worship of a nature. Generally, they are the areas in the forest, grasslands and water bodies. Water bodies में भी है निधि भान, correct, that are present by the society as they believe that these are the places of gods and goddess, जैसे कि बोला जाए। तो सैक्रेड ग्रुप्स तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड है, इनको प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे कि ये देख सकते हो तुम। ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पेड़ काटोगे तुम? इसको तुम पेड़ काट सकते हो, यहाँ पे नहीं काट सकते हो। ये तो भगवान के आसपास का इलाका है, जैसे तुम यहाँ देख ही सकते हो, यहाँ पूजा हो रही है ना। ये कोई मंदिर है, यहाँ पे पूजा चल रही है और यहाँ पे तुमने पेड़ है उगा रखे हैं। क्या तुम इनको काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। क्यों? क्योंकि द कॉम एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो बोल रहा है सैक्रेड ग्रुप्स, तो कहाँ हो सकता है? देखो, द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए सैक्रेड ग्रुप्स आर फीकस रेलिगियोसा, पीपल ट्री। पीपल का पेड़ जो है वो सैक्रेड ग्रुप्स में गिना जाता है। उसी तरीके से फीकस बेंगालेंसिस, जैसे कि बनियन ट्री है, ये भी आता है इसमें। सो दीज trees are considered as a religious important due to their huge production of oxygen and helping in maintaining the balance in the atmosphere। ये भी एक कारण कि ये अच्छा ऑक्सीजन पैदा करने में भी मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ तुम्हारा एटमॉस्फेरिक गैसेस को मेंटेन करने में, बैलेंस क्रिएट करने में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से भी सैक्रेड ग्रुप्स को सैक्रेड माना जाता है, सिर्फ वो रिलीजियस कारण नहीं है, बहुत सारे इंपोर्टेंस भी है उसके। ठीक है। तो ये तो सिंपल सा चीज है, ये तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा इसमें क्या समझाया जा रहा है। इसके बाद आता है तुम्हारा कि और क्या मेथड है। ठीक है। एक होता है जीन पूल बनाना। मतलब क्या है? देखो, जीन पूल की अगर हम बात करें, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में जीन पूल भी आता है। तो जीन पूल में क्या होता है? जीन पूल इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट जीन्स इन ए पॉपुलेशन of a particular species at a given time। एक समय के दौरान तुम कितना कलेक्शन किए हो जीन्स का, उसी को जीन पूल बोला जा रहा है। तो द जीन पूल इज यूज्ड टिपिकली फॉर referring to the population of individuals of a particular species, and gene pool defines includes all the genes and combination of genes in a population। करेक्ट। अब ये क्या चीज है, क्या कहानी, देखो तुम यहाँ पे डॉग्स देख रहे हो। डॉग्स के जीन्स की बात करते हैं। ठीक है। तुम्हारे पास अगर ऐसे ऐसे डॉग्स के बहुत सारे, देखो कितने टाइप्स ऑफ डॉग्स हैं, तुमको दिख रहा है। इसको हम जीन पूल बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमने हर तरीके के जीन्स रखे हो। जीन्स को आजकल प्रिजर्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, साइंटिस्ट इतने डेवलप हो चुके हैं कि वो जीन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जब वो जीन को प्रिजर्व कर सकते हैं, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इतने सारे जीन्स को प्रिजर्व कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इसको भी प्रिजर्व कर ही पाएंगे, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। ओके। हम्म। तो मैं बात करता हूँ डॉग्स। डॉग्स तुम यहाँ देख सकते हो कि कितने वेराइटी ऑफ डॉग्स है और अलग अलग जीन्स है। ठीक है। तो ये जीन्स है, ये जीन्स जीन पूल है, इस वजह से यहाँ पे कहानी ये बन पा रहा है। ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, फीकस ट्री। हाँ,
ये सभी सैक्रेड ग्रुप्स में आ रहा है ना, फिकस, ट्री, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ बायोपायरोसी। अब कंजर्वेशन के साथ डिग्रेडेशन स्ट्रेटेजी भी पढ़ने की जरूरत है कि किस तरीके से डिग्रेडेशन हो पा रहा है, ये भी लोग देख रहे हैं। तो बायोपायरेसी जो है एक प्रैक्टिस है, द प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ बायोकेमिकल्स और जेनेटिक मटेरियल which occur naturally। कोई भी जेनेटिक मटेरियल अगर नेचुरली है, ठीक है, तो उसका जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है, बायोकेमिकल एक्सप्लोटेशन हो रहा है या तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सप्लोटेशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम बायो पायरेसी बोलते हैं। ठीक है। टिपिकली इंडिजिनियस पीपल हैव ट्रेडिशनल कॉग्निशन primarily consisting of biological features and genetic diversity of the natural environment from one generation to others. Few traditional knowledge relevant to global survival has the element listed है। ठीक है। अब क्या होता है कि बायोकेमिकल्स की बात किया, जैसे कि यहाँ पे बायोकेमिकल्स की बात किया, तुम मेडिसिनल प्लांट के बारे में तो समझ रहे हो, यू नो अबाउट दी मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है। अश्वगंधा हुआ, ठीक है, एलोवेरा हुआ, ऐसे जो पौधे हैं जो कि मेडिसिनल इन नेचर हैं, उनका अगर अंधाधुंध एक्सप्लोटेशन करोगे, जिसके बारे में लोकल कम्युनिटी को आइडिया है, तो उससे भी बायोपायरेसी का होने की चांसेस रहता है। ठीक है। अब इसमें आता है फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, वेराइटीज ऑफ फूड क्रॉप्स। ठीक है, जिनको ट्रेडिशनल, जिनके बारे में ट्रेडिशनल नॉलेज है लोगों को। ठीक है। तो the essential component for the survival of the rural and indigenous people include the conservation of habitat, species and biodiversity। तीन पॉइंटर है, तीनों होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा ये जो देख रहे हो तुम, अगर लोकल कटिंग देखो, कुछ पौधों के बारे में आइडिया होता है लोगों को। ठीक है। अब तुमको पता है कि एक जगह, पर्टिकुलर जगह में ऐसे औषधि वाले पौधे मिल रहे हैं, तो उनको क्या करोगे तुम, काटना शुरू कर दोगे, उनका यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दोगे। ठीक है। इस प्रोसेस को हम बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो पायरेसी, ठीक है, जिसमें कि तुमको इंडिजिनियस नॉलेज है, उस जगह का नॉलेज है, उस जगह में कैसे पौधे ग्रो कर रहे हैं, कौन सा मेडिसिनल प्लांट ग्रो कर रहा है, इसके बारे में तुमको आइडिया है, तो तुम उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। करेक्ट। तो ये भी एक चीज है जिसको जानने की जरूरत है, बायो पायरेसी। देन कम्स बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो पायरेसी में एक और वर्ड यूज हुआ था जिसको हम बोल रहे थे बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है देखो, bioprospecting is defined as a systematic and organized search of for useful products derived from bioresources। ठीक है। प्रोस्पेक्ट का मीनिंग समझते हो कि ये किस तरीके से यूजफुल होगा, कोई भी वस्तु अगर किस तरीके से यूजफुल होगा, इसको हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। किसी चीज के प्रोस्पेक्टिंग मतलब उसका यूजफुलनेस पता करना। करेक्ट। तो किसी भी चीज का यूजफुलनेस पता करना, ये उसके बारे में समझना, ये कैसे होता है, इट रिक्वायर्स व्हाट, बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग किन चीजों में हो सकता है, प्लांट्स में हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, एनिमल्स में हो सकता है, दैट कैन डेवलप फर्दर फॉर कमर्शियलाइजेशन एंड ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए तुम इसको यूज कर सकते हो, बायो प्रोस्पेक्टिंग। करेक्ट। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग अगर हो रहा है तो उसमें क्या क्या जानने की जरूरत है, कितना एंडेमिक स्पीसीज मौजूद है एक पर्टिकुलर जोन में, एक पर्टिकुलर जोन में जो प्लांट हमको चाहिए, जैसे अश्वगंधा अगर हमको चाहिए तो अश्वगंधा एक पर्टिकुलर जोन में ज्यादा मिलता है, तो उस जोन के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, मॉर्फोलॉजिकली कैसे चेंजेस आ रहे हैं एक पौधे में, ये भी हमको जानना जरूरी है। ठीक है। क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है उस पौधे में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। देन कम्स एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी भी होना चाहिए कि पौधा ना इतना जल्दी मर ना जाए, उसका एक समय होना चाहिए मरने का। देन ये तो समझ रहे हो एथेनो मेडिसिनल, अगर उसका कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है तो वो तो पता होना चाहिए, और इकोलॉजिकली वो क्या बेनिफिट कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को।
देन कम्स रोल इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या रोल है उसका, ये सब चीजें अगर पता हो तो तुम्हारा बायो प्रोस्पेक्टिंग का जो प्रोसीजर है वो पता हो जाएगा। वही बोला है, सर्च, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सर्च फॉर ए यूजफुल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स। कहीं से भी अगर अच्छा प्रोडक्ट्स मिल रहा है तो उसके बारे में जानना, ये होता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। ओके। अब आता है तुम्हारा रेड डाटा बुक। इसके बारे में कितना जानते हो? रेड डाटा बुक, इसके बारे में तुम कितना जानते हो, ये चीज मेरे को बताओ। व्हाट डू यू नो अबाउट द रेड डाटा बुक्स? कोई आइडिया है? कैसे शुरुआत हुआ था, क्या कहानी था, क्या इसके पीछे का मतलब रीजन है, ये सब पता है तुमको? लिखो तब तक, क्या मतलब क्या कहानी है, क्या तुमको पता है, थोड़ा लिख के बताओ। डाटा डाटा बुक, थोड़ा इंटरनेट में आ रहा है ग्लिच में, देख के आता हूँ एक मिनट। फिर ब्लिंक कर रहा है, बताओ मेरे को। अच्छे की बोलो ना। कहा को मंत्री धर्मेंद्र को जाने दो। मंत्री का जी तुमसे बिजी सब एगार एगार तक होता है, एगार तक होता है, जानी थी एगार तक होता है। तो व्यस्त समझिए। हाँ हाँ जानी देखा ही, देखा ही नहीं जଣା अच्छी तुम जिम तावे देखा ही नहीं। फोन करते ସେଠି କହିଲେ ଅଫିସରେ, ସେଠି କିଏ ଯେ ଉଠଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ବସୁଛି ତା ସାଇଡରେ, ସେ ଅଫିସ ନମ୍ବର କଲ୍ କଲେନି। ନା ପିଏ ପିଏ ନୁହେଁ, ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ବସ ମନ୍ତ୍ରୀ जी ଗୋଟେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି 9ଟାରେ, ହଁ ଦେଖିବା ସେଇଠି ତ ମଛଲି ପାର୍କ ତ ସେ ଜଣା ଅଛି, ଦେଖିବା ଏପଟୁ ଫେରିଥିଲି ଦେଖିବା ଆଉ, ଦେଖା ହେଇଯିବି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ। हाँ, क्या जानते हो तुम लोग? रेड डाटा बुक के बारे में क्या जानते हो? डू यू हैव कोई आइडिया है रेड डाटा बुक के बारे में? रेड डाटा बुक होता क्या है, कैसे काम करता है? बताया नहीं तुम लोगों ने अभी तक चैट बॉक्स में? 5 लोग तो ज्वाइन कर रखे हो। सोनी, प्रियंका, कृष्णा। रेड डाटा बुक क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेड डाटा बुक? कोई लिख ही नहीं रहा है, बताओ बताओ।
देखो थोड़ा तो पहुंचे हो पास पास। देखो ये डॉक्यूमेंट है, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ। पहली बात, ये एक डॉक्यूमेंट है, किसने दिया है? बाई आईयूसीएन। आईयूसीएन का फुल फॉर्म तो जानते हो ना? क्या है आईयूसीएन का फुल फॉर्म? कृष्णा, सोनी, आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है सोनी? बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फुल फॉर्म ऑफ आईयूसीएन? आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है? कौन बताएगा आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है? हेलो प्रियंका, हेलो कृष्णा, सोते रह तक का? जल्दी बताओ जल्दी। कलर तो बाद की बात है। कलर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, कलर कहीं कुछ आता नहीं है, कलर का यहाँ कोई रोल नहीं होता। कंसर्वेशन, कंसर्वेशन क्या होता है भाई? साफ साफ लिखो ना यार, साफ साफ चीजें नहीं लिखो तो क्या मिलेगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर होगा ना, कैसे छूट जाएगा for? ठीक है, पहले तो डॉक्यूमेंट दे रहा है कौन? आईयूसीएन। और आईयूसीएन क्या डॉक्यूमेंट दे रहा है, किस चीज का डॉक्यूमेंट दे रहा है, फिर बाद आता है डॉक्यूमेंट ऑफ रेंज एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। जरूरी चीज ये है। सिर्फ इंडेंजर्ड स्पीसीज में जब हम इंक्लूड करते हैं, सिर्फ प्लांट्स नहीं आते हैं, बहुत कुछ आता है। प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि पूरा वर्ल्ड लेवल पे देगा। इट कैन बी क्या, दैट एग्जिस्ट इन ए स्टेट और कंट्री। हमेशा वर्ल्ड लेवल पे नहीं चल रहा है, स्टेट और कंट्री लेवल पे भी इसका देखा जाता है। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। तो ये जो रेड डाटा बुक है, ये हमने यहाँ पे देखा कि टाइप्स हैं इनमें कुछ, तुमको दिख रहा होगा कि इनमें कुछ टाइप्स हैं। करेक्ट। तो इसमें जो टाइप्स हैं, टाइप्स यहाँ पे दिख रहा होगा। तो टाइप्स में सबसे पहला जो है क्या, एक्सटिंक्ट, जो कि पूरा ही लुप्त हो चुका है। ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। आज भी ये डोमेस्टिक घरों में मिल रहा है, बट वाइल्ड लाइफ से ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब बाहर जो फॉरेस्ट एरियाज है वहां से ये डिलीट हो चुके हैं, वहां पे ये मौजूद नहीं है। ठीक है। आर और के थ्योरी, रुको इसके बाद बताता है, ये समझाने के बाद ना उस टॉपिक पे चलता है। इसके बाद आता है तुम्हारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड कैटेगरी, जो कि अभी कगार पे है। तो मोस्टली हमको ना इनको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन इनको सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये लुप्त होने के कगार में है, लुप्त हुए नहीं है। देयर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग लुप्त, खत्म होने के कगार में है, खत्म हुए नहीं है अभी तक। ठीक है, अभी भी ये सेव्ड है, खत्म कंप्लीटली नहीं हुआ है। ठीक है।
तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये जो 3 कैटेगरी है, इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। 3, 4 एंड 5, दीज शुड बी प्रोटेक्टेड। करेक्ट। इसके बाद आता है तुम्हारा नियरली थ्रेटेंड, 6, एंड लीस्ट कंसर्न, 7। ओके, ये दोनों बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। क्या नहीं होने वाला है? ये बहुत जल्द खत्म नहीं होने वाला है। नियरली थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न में तो अभी प्रोटेक्शन की उतनी जरूरत है नहीं, ठीक है। नियर टू थ्रेटेंड है, चलेगा। लेकिन इनका इनका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। जिनके बारे में डाटा डेफिशिएंट है, इनके बारे में तो शोध करना ज्यादा जरूरी है, तो उनका रिकॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और नॉट इवैल्यूएटेड तो समझ ही रहे हो, कुछ के बारे में जिनके बारे में हमको खबर ही नहीं है, तो ये भी मौजूद है, ठीक है। तो ये बोल रही है कि सर आर और के स्ट्रेटेजी बता दो थोड़ा। ठीक है, आर और के बारे में चलते हैं। कुछ बड़ा चीज नहीं है। आर की बात करें तो आर का एग्जांपल के तौर पे मॉस्क्यूटो ले लो, और के बारे में तुम ले लो ह्यूमन। जितना छोटा ऑर्गेनिज्म, उसको उतना एनर्जी कम चाहिए, क्या, रिप्रोडक्शन करने के लिए। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म, उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको रिप्रोडक्शन के लिए। तो ह्यूमन को 9 महीने लगते हैं, उसके काफी एनर्जी चले जाते हैं एक बच्चा पैदा करने में, ठीक है। सोनी, अभी तो तुम मम्मी बने नहीं हो, जब बनोगे तुमको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कितना ज्यादा एनर्जी जाता है। उसी तरीके से मॉस्क्यूटो की बात करें, वो भी एक तरीके की मदर है, बट वो जो बच्चे पैदा करती है वो मास में पैदा करती है। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी इतनी ही जरूरत पड़ती है। जितने भी एग ओरिएंटेड मदर्स हैं, उनको नहीं चाहिए, वो तो मास में पैदा करते हैं, उनको कम एनर्जी में ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। तो कम उम्र में अगर ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे तो उनका डेथ भी उसी रेट से होता है, जल्दी मर जाता है। मॉस्क्यूटो जो है उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जल्दी मर जाते हैं, के सिलेक्टिव वाले ज्यादा जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके की स्ट्रैटेजी दी गई है ऑर्गेनिज्म टाइप्स के बेसिस पे, कि कौन कैसे सरवाइव कर रहा है, क्या उसका फंक्शन है इकोसिस्टम में। उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से इनका क्या डिवीजन बनाया गया है। तो आर और के में और कोई कहानी नहीं है। आर एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट में रहता है। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि पानी में, गटर का पानी वो स्टेबल थोड़ी है, वो तो कभी भी चेंज हो सकता है। नया पानी आएगा तो फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या, के जो है, ह्यूमन जो है, उसका घर बदलता है, वो बहुत साल तक एक घर में रहता है, बदलता थोड़ी है, अपना हैबिटेट वही का वही रखता है। तो कुछ जो आर सिलेक्टिव वो अनस्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं, और कुछ जो है वो स्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और भी खेला है। क्या खेला है? अगर तुम बात करते हो ट्रीज की, ट्रीज काफी दिन तक जिंदा रहते हैं, एक स्टेबल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं, इतना जल्दी उनका डेथ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे ऑफस्प्रिंग। तो वो आर स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर रहे हैं, के को भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो बीच के हैं। वो जो ट्रीज हैं वो बीच वाले हैं, वो दोनों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो वो किसी में भी फिट नहीं बैठ रहे हैं, ना आर में बैठ रहे हैं ना के में बैठ रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर उनका कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है। यही चीज है, आर और के में वही कोई कोई कहानी नहीं है, ठीक है। अब हम घुस रहे हैं टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। डेफिनेटली टॉक्सिकोलॉजी भी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का ही पोर्शन है। तो टॉक्सिकोलॉजी जो है, टॉक्सिकोलॉजी इज ए फील्ड ऑफ साइंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द harmful effects that chemicals and substances or situations can have on people, animals and environment, ठीक है। क्या बोला? Toxicology is a field of science that helps us understand the harmful effects that chemical substance or situations can have on people, animals and environment। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ ऐड किया, देखो। एक तो बोला फील्ड ऑफ साइंस है, दूसरा क्या बोला? हार्मफुल इफेक्ट है। लेकिन हार्मफुल इफेक्ट्स दैट केमिकल्स, कौन सा चीज? एक तो बोला केमिकल्स, दूसरा क्या बोला? सब्सटेंस। खाली केमिकल्स ही नहीं है, सब्सटेंस भी हो सकता है।
और तीसरा क्या बोला, सिचुएशंस की। तीन चीजें टॉक्सिकोलॉजी में, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। केमिकल का ही होना जरूरी नहीं है, टॉक्सिक एलिमेंट का होना जरूरी नहीं है। कोई सब्सटेंस भी हो सकता है, या तो कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है कि जो टॉक्सिक बन जाए, है ना। अब सफोकेशन तो किसी वजह से भी क्रिएट हो सकता है, वहां पर टॉक्सिक सब्सटेंस ना भी हो तो भी हो सकता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड को तुम टॉक्सिक बोल सकते हो? नहीं है टॉक्सिक, क्योंकि वो तो तुम्हारे बॉडी से ही बाहर निकल रहा है, वो कैसे टॉक्सिक हो सकता है? वो तुम्हारे लिए टॉक्सिक होगा, लेकिन किसी और के लिए तो टॉक्सिक है नहीं। प्लांट्स के लिए तो वरदान है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, टॉक्सिक है ही नहीं। बट अगर वो एक्सेस मात्रा में तुमको दिया जाए, क्या तुम उसको सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो सिचुएशन अगर वैसा क्रिएट हुआ तो प्रॉब्लमेटिक है तुम्हारे लिए। तो सिचुएशंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉक्सिकोलॉजी में, कि कैसे सिचुएशन में किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो वो किस पे इफेक्ट करेगा? पीपल, एनिमल और इन्वायरमेंट, तीन चीजें हैं। ओके, so within the large umbrella of the scientific study are many super subspecialties that deal with the various chemical and environment and living organisms. टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोलॉजी जो है, इनमें कुछ डिफरेंसेस है। फार्मासिस्ट जो होता है वो मेडिसिन पैदा करता है, टॉक्सिक एलिमेंट के लिए पैदा करता है। टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिक एलिमेंट का स्टडी है। फार्माकोलॉजी तो समझ रहे हो, वो फार्मा वाला काम कर रहा है, मतलब उसको रोकने का काम कर रहा है। तो टॉक्सिकोलॉजी के भी कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, एक होता है तुम्हारा केमिकल टॉक्सिकोलॉजी, दूसरा है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, तीसरा है रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, डी है ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी, ई है तुम्हारा क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टाइप्स है तुम्हारे केमिकल, फॉरेंसिक, रेगुलेटरी, ऑक्यूपेशनल एंड क्लिनिकल। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी के तुमको यहाँ पे टाइप्स भी दिख रहे हैं कि इतने इतने टाइप्स के टॉक्सिकोलॉजी मौजूद है। ठीक है, अब आता है माइक्रोबायोलॉजी स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी की भी पढ़ने की जरूरत है, वो भी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग तो समझते हो, इट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरसेस है, बैक्टीरिया है, एल्गी हुआ, फंगी हुआ, स्लिम मोल्ड्स हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, ये सब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जिनके बारे में तुम स्टडी कर रहे हो। So the method used to study and manipulate these minute and most unicellular organisms differ from those used in most other biological investigations। ठीक है, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कि यूज होते हैं तुम्हारे अलग अलग बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए। ठीक है, तो ये सब का स्टडी होना भी जरूरी है। तो इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी के भी कुछ ब्रांचेस हैं। कौन कौन से ब्रांचेस है भाई? बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, देखो याद रखो, फंगी का जो स्टडी है उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, जैसे कि एल्गी की बात करते हैं। प्रोटोजोलॉजी तो समझ रहे हो, प्रोटोजोआ होगा, यूकैरियोट सेल होगा। वीरोलॉजी भी समझ रहे हो, वायरसेस होगा। नॉन सेलुलर पार्टिकल्स, पैरासिटिक सेल्स भी आते हैं इसमें। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स की स्टडी। नेमाटोलॉजी, नेमाटोड्स की स्टडी। ठीक है, ये सब ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा टॉक्सिकोलॉजी का जो बेसिक्स लाइनअप है वो खत्म होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तुम्हारा, अब टॉपिक आएगा इसमें वेज, मेथड्स, कैसे टॉक्सिकोलॉजी काम करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है, द बेसिस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन में ना कुछ मेथड्स हैं। जब बेसिक्स पढ़ रहे हो टॉक्सिकोलॉजी के, तो उसमें कुछ मेथड्स जानने जरूरी है तुमको, कि टॉक्सिकोलॉजी में क्या क्या मेथड कैसे कैसे काम करता है। पहला जो मेथड है तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये क्या बोल रहा है? एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करेगा बॉडी में। फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तीन मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा, चौथा एक्सक्रिएट हो जाएगा। तो एडीएमई जो है, ये टॉक्सिक एजेंट का एक लाइनअप है। ठीक है, फिर क्या आता है? द नॉलेज ऑफ दीज प्रोसेसेस इज इम्पोर्टेंट
to evaluate the risk of the exposure to the toxic substances. हमको इसका नॉलेज होना चाहिए ताकि हम रिस्क को इवोल्युएट कर सके किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस के, ठीक है। देन कम्स एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में ऑकर थ्रू जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बेसिस पे ही तुम एब्जॉर्प्शन को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। देन कम स्किन, लंग्स, वाया द आई, मेमोरी ग्लैंड्स, यूटेरस, एज वेल एज फ्रॉम द साइट ऑफ इंजेक्शन। साइट्स ऑफ इंजेक्शन से भी तुम इसको देख सकते हो, ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट में बी लोकल, लोकल भी हो सकता है, बट टॉक्सिन और टॉक्सिकेंट मस्ट बी डिजॉल्व्ड एंड एब्जॉर्ब टू स्मॉल एक्सटेंट टू इफेक्ट द सेल, ठीक है। देखो, टॉक्सिक इफेक्ट में भी लोकल, ये क्या वर्ड यूज किया? पहले तो एब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ कहाँ से हो सकता है? स्किन से, लंग से, आई से, मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है, यूटेरस से, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड तो समझ रहे हो ना कहाँ कहाँ से हो सकता है? मेमोरी ग्लैंड का मतलब जहाँ पे तुम्हारा जो ब्रेस्ट मिल्क जो प्रोड्यूस करता है, कौन मदर देती है एक फ्यूटेस को, उसकी बात चल रही है, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तो समझ रहे हो, पेट में है। स्किन, लंग्स और आई ये भी समझ रहे हो। इन सब से तुम्हारा क्या हो सकता है? टॉक्सिसिटी पैदा हो सकता है। लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट्स की बात करें, वो लोकल है, बट इसमें कंडीशन लागू हो जाता है कि जो टॉक्सिकेंट, जो टॉक्सिन सब्सटेंस से अगर वो कुछ हद तक, एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब ना हो सेल में, तब तक वो इफेक्ट करेगा ही नहीं सेल। तब तक उसको टॉक्सिक टॉक्सिक उसका टॉक्सिक इफेक्ट समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है उसमें, ओके। इसी तरीके से क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी भी एक प्रोसेस है। सॉल्युबिलिटी इज द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स एंड आयोनाइज्ड कंपाउंड्स आर पुअरली एब्जॉर्ब, जैसे कि बोला इसमें कुछ सॉल्ट जो है वो इनसॉल्युबल है और वो एब्जॉर्ब होते हैं पुअरली, ठीक है। जैसे कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर जनरली रेडिली एब्जॉर्ब। कोई भी लिपिड टाइप का सब्सटेंसेस है तो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम बात करें इंटैक्ट होता है, कहीं पे अगर इंटैक्ट है, फॉर एग्जांपल बैरियम, बैरियम इज टॉक्सिक बट बैरियम सल्फेट कैन बी यूज्ड फॉर इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी बिकॉज ऑफ लो एब्जॉर्प्शन। रेडियोग्राफी का भी नहीं समझ रहे हो? इंटेस्टाइन में अगर कोई इशू है और उसका हमको रेडियोलॉजी मतलब रेडियो साइंसेस से थ्रू से हमको रेडियो वेव्स के थ्रू से उसको ऑब्जर्व करना है, तो बैरियम सल्फेट का होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऑल्दो रॉ बैरियम जो है वो टॉक्सिक है, ठीक है। ये चीज कंफर्म होना चाहिए। फिर क्या आता है तुम्हारा? डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ ए टॉक्सिक एजेंट इज वाया दी ब्लड स्ट्रीम टू रीएक्टिवेट दी साइट्स, ठीक है। एक तो बोला डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा बोला ट्रांसलोकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट इज वाया द ब्लड स्ट्रीम टू रीएक्टिव द साइट्स। क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसलोकेशन होगा टॉक्सिक एजेंट का, तो वो क्या होगा तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में, रिएक्टिव साइट्स में, तो वो स्टोरेज को डिपॉजिट करेगा, स्टोरेज डिपोट्स बनेगा, इंक्लूडिंग स्टोरेज डिपोट्स, ठीक है। द लीवर रिसीव्स द पोर्टल सर्कुलेशन एंड इज द ऑर्गन मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व विथ इंटॉक्सिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। लीवर ही एक ऑर्गन है जो कि डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन आज के डेट में जो डायबिटिक पेशेंट है उनका लीवर सबसे वर्स्ट है। लीवर इज इन अ वर्स्ट कंडीशन। तो इजीली ना जो जहर है उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाता है, करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम है इंटॉक्सिफिकेशन में, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, तो डिटॉक्सिफिकेशन और इंटॉक्सिकेशन के लिए लीवर एक यूजफुल ऑर्गन है, करेक्ट।
So the selective deposits of the foreign chemicals in various tissue depends on the receptor site. ये भी सही बात है कि मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो हर जगह में जाकर डिपॉजिट नहीं हो सकता। तुम्हारे पैर में बोलूं तो तुम्हारे पैर में जाके बैरियम डिपॉजिट नहीं होगा, इंटेस्टाइन में होना तो वो इंटेस्टाइन में ही होगा, इंटेस्टाइन के लिए हार्मफुल है। ठीक है। दूसरा चीज है कि वो कितना जल्दी तुम्हारा वाटर सोल्यूबल होता है, उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जो जितना बढ़िया वाटर सोल्यूबल होगा वो उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, पता होना चाहिए। पोलर और एक्वा सोल्यूबल एजेंट टेंड्स टू एक्सक्रिएटेड बाय द किडनी। कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर तुम्हारा पोलर और एक्वा सोल्यूबल है वो आराम से फिल्टर आउट हो जाए किडनी से। लिपिड सोल्यूबल केमिकल्स आर मोर लाइकली टू बी क्या, मोर लाइकली टू बी एक्सक्रिएटेड बाय बाइल एंड एक्यूमुलेट इन ए फैट डिपोट्स। ठीक है। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो टॉक्सिन का विद इन ऑर्गेनिवल है उसका अगर हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा तभी वो मैक्सिमम इफेक्ट दिखाएगा। टॉक्सिक सब्सटेंस का यही कहानी है, अगर हायर अमाउंट में मौजूद है तो वो खतरनाक है। जैसे कि लेड की बात करें, लेड में भी फाउंड इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द बोन, तो वो बोन को इफेक्ट करेगा, which is neither a site for toxic effect nor a reliable tissue for toxicology interpretation। लेकिन वो डिपॉजिट हो जाएगा अगर बोन में तो खतरनाक है बोन के लिए। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए, कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, सारी चीजें जरूरी नहीं है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टॉक्सिक एजेंट बाय बॉडी इज एन अटेम्प्ट टू डिटॉक्सिफाई। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो एक्चुअली मदद करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। ठीक है। मेटाबोलाइज्ड जेनोबायोटिक एजेंट्स आर मोर टॉक्सिक दैन द ओरिजिनल कंपाउंड। अब देखो फिर बात आया, क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म करते टाइम कुछ जेनोबायोटिक्स एजेंट, ठीक है, सपोज करो कि तुमने मेडिसिन खाया, ठीक है, तुम्हारा बॉडी उस मेडिसिन को ना रिएक्ट अलग तरीके से किया, मतलब उस मेडिसिन का ना एक अलग ही कंपाउंड बना दिया। तुमने मेडिसिन खाया था अपने पेट को साफ करने के लिए, बट वो मेडिसिन तुम्हारे बॉडी में पहुंचा और वो एक अलग तरीके का रूप ले लिया जो कि तुम्हारे लिए और खतरनाक बन गया। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। दिस इज रेफर्ड टू एज लीथल सिंथेसिस। दिस इज कॉल्ड एज लीथल सिंथेसिस। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी organophosphorus insecticides produces metabolites more toxic than initial और parent compounds, इसके पाराथियोन और पाराक्सोन। मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारे ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि अलग अलग तरीके के मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं कि मोर टॉक्सिक है देन पैरेंट कंपाउंड्स। ठीक है। तो देर आर टू फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। पहला फेज जो होता है उसमें हम इंक्लूड करते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म, जिसमें कि हम तोड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। दूसरा क्या होता है कि एंजाइम कन्वर्ट कर देता है उसको क्या, अलग तरीके के डेरिवेटिव में। फेज टू में एंजाइम्स का काम है। पहले फेज में तुम्हारा नॉर्मल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, दूसरे स्टेज में तुम्हारा एंजाइम कैटालाइज कर दे रहा है फॉरेन कंपाउंड्स को एक डेरिवेटिव में, जिससे कि वो इजीली रिमूव हो जाए। ठीक है। तो वही है कि फेज वन में जो डिपॉजिट हो रहा है, एक्सक्रिएट हो रहा है, वो पोलर सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, किसी चीज की पोलर सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो पोलरली सॉल्युबल है या नहीं है। ठीक है, तभी वो होगा। ओके। कैन कम्स लास्ट प्रोसेस जिसमें कि एक्सक्रिएशन के बारे में बात करते हो। एक्सक्रिएशन तो समझते हो, इंटेस्टाइन से ही एक्सक्रिएट होता है और कहीं से तो एक्सक्रिएट होगा ही नहीं। तो इंटेस्टाइन से अगर एक्सक्रिएट हो रहा है तो इंटेस्टाइन से कौन कौन सी जगह से एक्सक्रिएट होता है, वाया मेमोरी ग्लैंड भी हो सकता है, जैसे कि फीमेल जो है उनके मेमोरी ग्लैंड से भी निकल सकता है, वहां से भी निकलता है। अगर मिल्क इजेक्ट हो रहा है तुम्हारे मेमोरी ग्लैंड से तो वहां पे जब मिल्क इजेक्ट हो रहा है तो उसमें से भी तो टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकल सकते हैं जो कि तुम्हारे बच्चे को हार्मफुल कर सकता है। ठीक है, किसी का अगर किड है तो उसके लिए वो हार्मफुल है। तो एक्सक्रिएशन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक एजेंट जो है वो आइदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होता है, नहीं तो मेमोरी ग्लैंड से हो रहा है। ठीक है। लेकिन इसमें जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज टॉक्सिक है तो हमको कहानी क्या शुरुआत करनी चाहिए, हमको पता करना चाहिए कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, वाटर से लव करता है या वाटर से हेट करता है। ठीक है। तो मेनी पोलर एंड हाई मॉलिक्यूल जो वेटेड कंपाउंड्स हैं दोज आर एक्सक्रिएटेड इन दी बाइल। ठीक है, बाइल ये से निकलता है। ठीक है। मिल्क इज ऑल्सो एन एक्सक्रीशन पाथवे फॉर सम टॉक्सिक एजेंट।
ये भी बोल रहा है वो। ठीक है, तो इंटेस्टाइन से भी निकल रहा है, लीवर भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड जैसे कि मिल्क जहां से निकलता है वो भी है। ठीक है, तो ये तुम्हारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस की कहानी थी। तो इसमें आई थिंक की ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें जो पढ़ने की जरूरत है उसमें क्या है, एक आता है ड्रग सेफ्टी थेरोपेटिक इंडेक्स। ठीक है, कुछ इंडेक्सेस भी बनाए गए हैं। तुम खा लोगे मेडिसिन तो तुम ठीक हो जाओगे, ये कोई गारंटीड नहीं है। ठीक है, तो कुछ थेरोपेटिक इंडेक्सेस बनाए गए हैं। तो थेरोपेटिक इंडेक्सेस क्या है वो जानते हैं। तो बोलता है रेशियो दैट कंपेयर्स द ब्लड कंसंट्रेशन एट विच द ड्रग्स बिकम टॉक्सिक एंड द कंसंट्रेशन एट विच द ड्रग बिकम इफेक्टिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थेरोपेटिक इंडेक्स। बोला क्या है, थेरोपेटिक इंडेक्स जो होता है वो होता है इफेक्टिव डोज और थेरोपेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, टॉक्सिक डोज और इफेक्टिव डोज। टॉक्सिक डोज, इफेक्टिव डोज, टॉक्सिक डोज, इफेक्टिव डोज। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है। टॉक्सिक डोज और इफेक्टिव डोज का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, थेरोपेटिक इंडेक्स बोलते हैं। वही चीज को यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे कंसंट्रेशन इतना हो कि वो टॉक्सिक हो जाएगा, और कहाँ पे कंसंट्रेशन इतना हो कि वो इफेक्टिव हो जाएगा वो मेडिसिन। ठीक है, तो इसी को हम थेरोपेटिक इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये चीज पता होना चाहिए थेरोपेटिक इंडेक्स क्या है। ठीक है, अब कम आता है तुम्हारा बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन भी एक प्रोसेस है जिससे तुम देख रहे हो। तो बायो रेमेडिएशन में क्या कर रहे हो तुम, बेसिकली तुम सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है या वेस्ट मौजूद है किसी भी इन्वायरमेंट में, तुम उसको क्या कर रहे हो, तुम उसको फिल्टर आउट कर रहे हो। कैसे फिल्टर आउट कर रहे हो, कैसे तुम फिल्टर आउट कर रहे हो, ऑर्गेनिजम्स को, इन्वायरमेंट को, ऑर्गेनिजम्स को, स्मॉल प्लांट्स को, अलग अलग चीजों को। ठीक है, उनसे टॉक्सिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करवा रहे हो किसी तरीके से। ठीक है, और किसी तरीके से मतलब कौन सी तरीके से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अगर किसी को खा जाए, जैसे कि बैक्टीरिया एब्जॉर्बिंग सॉल्ट, अगर हम सॉल्ट कहीं पे डिपॉजिट है तो बैक्टीरिया उसको खाएगा, एनए खा जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड एक्सक्रिएट हो रहा है तो उसको कोई खा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के चीजों को कौन खा रहा है, कौन कैसे काट रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या, इस प्रोसेस को हम बायो रेमेडिएशन बोल रहे हैं, जिसमें कि तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल है। दे आर प्लेइंग ए इंपोर्टेंट रोल इन दी बायो रेमेडिएशन प्रोसेसेस, जिसके थ्रू से वो टॉक्सिक चीजों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। करेक्ट, अब इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे कि बायो रेमेडिएशन के जो प्रोसेसेस है कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। इन situ एंड एक्स situ दो तरीके के बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस होते हैं। दैट वी विल सी इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, आज के क्लास में इतना ही रहने दो, इतना ही हजम कर लो, बहुत बड़ी चीज है। ओके, ये टॉपिक हम लोग अगले क्लास में कन्वर्ट करके कंप्लीट कर देंगे। दो क्लास और लगेंगे, खत्म हो जाएगा इसके बाद ये यूनिट भी। ज्योति, कृष्णा और प्रियंका ही बचे हैं, बाकी कहाँ गई, सोनी गायब। चलो ठीक है, गुड नाइट। सर कल क्लास है क्या? नहीं यार, संडे रहने दो। संडे क्लास करके क्या करोगे, छुट्टी लो यार, एक दिन तो छुट्टी लो। सबको छुट्टी चाहिए होता है एक दिन। संडे क्या करोगे क्लास में, रहने दो, संडे मत लो। गुड नाइट, गुड नाइट।